नमस्कार। आज की विषय वस्तु सीधे सीधे दर्शन से जुड़ी हुई है और दर्शन में प्रमाण के बारे में बातें हैं और प्रमाण मुख्य रूप से 4 माने गए, लेकिन यहाँ पर हम उसमें से अभी केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करेंगे और अनुमान प्रमाण की बात हम बाद में करेंगे। कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न आया था कि न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष क्या है और इसके विविध प्रकारों का वर्णन करें। तो उस प्रश्न का उत्तर भी उन्हें इसी में मिल जाएगा। मैंने उसको समझाने के लिए यहाँ पर एक चार्ट भी बनाया हुआ है। असल में न्याय दर्शन को एक ऐसी शाखा के रूप में स्वीकारा जाता है जो भारतीय तर्कशास्त्र की रीढ़ कही जाती है। वर्तमान समय में इसे प्रमाण शास्त्र के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनके अनुसार मुख्यतः प्रमाणों की संख्या 4 मानी जाती है, जिसमें है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। नव न्याय में इसकी विशद व्याख्याएं देखने को मिलती हैं। इसमें कालांतर में परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन भी देखने को मिले। आपके जो नेट के पाठ्यक्रम में इसमें अर्थापत्ति और अनुपलब्धि और जोड़ दिया गया है, उसको भी शामिल किया गया है, क्योंकि इसका विस्तृत आकाश है और उसमें से केवल प्रत्यक्ष के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहले तो हम ये जान लें कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता क्या है, जिसे आप प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, जिसे आप परसेप्शन कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण को उपस्थित करते हुए न्याय दर्शन में उल्लेख है, बहुत ध्यान से सुनने लायक ये पंक्ति है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम व्यपदेश मव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। अर्थ इससे आशा है कि इंद्रिय और पदार्थ के संयोग से जो अव्यपदेश्य अर्थात अकथनीय, अव्यभिचार अर्थात संशय, विपर्यादि दोषों से युक्त व्यवसायात्मक अर्थात निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त होता है, उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? आप देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, इंद्रिय के सन्निकर्ष से उत्पन्न, ज्ञानम व्यपदेश व्यभिचारी व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम। पूरे का यहाँ पर अर्थ स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि शब्द थोड़े से कठिन दुष्कर लग रहे होंगे आपको, इसलिए इसके आशय को एक बार पुनः बताता हूँ कि और इसे आप अगर लिखा हुआ देखना चाहेंगे तो educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पर इस पंक्ति का आशय क्या है? इंद्रिय और पदार्थ के संयोग से इंद्रियार्थ सन्निकर्षो उत्पन्नम, जो अव्यपदेशी अर्थात अकथनीय, अव्यभिचारी अर्थात संशय, विपर्यादि दोषों से रहित, व्यवसायात्मक अर्थात निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें कि वस्तु के साथ इंद्रिय का संयोग होने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये मानते हैं कि इंद्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को छोड़कर सभी प्रमाण पूर्व ज्ञान पर आश्रित रहते हैं। यानी जो इंद्रियजन्य ज्ञान है वह सही है और अगर प्रत्यक्ष को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो प्रमाण हैं वो पूर्व ज्ञान पर आधारित हैं, ऐसा ही मानते हैं। तो प्रत्यक्ष यहाँ पर स्पष्ट हो गया। अब हम विचार करते हैं कि प्रत्यक्ष में भेद क्या क्या है, यानी प्रत्यक्ष के टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ परसेप्शन। टाइप्स ऑफ परसेप्शन को समझने के लिए इस चार्ट को यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। तो आप देखिए, प्रमाण और प्रमाणों में से हमने एक लिया है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष को कहते हैं परसेप्शन। तो ऐसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। यानी कि ये ऑर्डिनरी और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, ऑर्डिनरी परसेप्शन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। अब ये जो लौकिक है, इस लौकिक प्रत्यक्ष को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। लौकिक में आप देखिए, इसमें वैसे पुराने हिसाब से केवल 2 ही थे, बाह्य और अंतर। बाह्य और अंतर, और जो ये आपका नव्य न्याय जिसे आप कहते हैं, नव्य न्याय, उसके अनुसार ये 3 और इसमें जोड़े गए।
नव्य न्याय के अनुसार ये तीन और इसमें जुड़ गए हैं, और जिसे हम कहते हैं सविकल्प, निर्विकल्प और प्रत्यभिज्ञा। इन तीनों का आशय को हम अभी स्पष्ट करेंगे। पहले हम लौकिक प्रत्यक्ष के बारे में बात करते हैं, ऑर्डिनरी परसेप्शन के बारे में बात करते हैं। जब सामान्य रूप से इंद्रिय और उसके विषय का सन्निकर्ष यानी कि संयोग होता है और इस प्रकार जो अनुभव प्राप्त होता है उसे लौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। आप समझिए, किस किस के संयोग से? सामान्य रूप से इंद्रिय और उसके विषय का सन्निकर्ष संयोग होता है और उससे जो अनुभव प्राप्त होता है उसे लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। आप ये देखिए, हमने यहाँ पर सन्निकर्ष या संयोग कह करके हम निकल लिए, लेकिन जब इसके आगे चल के आप प्योर फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वहां पर इसके 6 विभाग और हैं, लेकिन हम उतने डीप में नहीं जा रहे हैं। हम सीधे सीधे लौकिक प्रत्यक्ष के बाह्य और आंतर पर विचार करते हैं। सबसे पहले कि ये जब सामान्य रूप से इंद्रिय और उसके विषय का सन्निकर्ष संयोग होता है, इस चीज को ही आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लौकिक की व्याख्या करते हुए पहले बाह्य और आंतर को स्पष्ट कर देते हैं। अब जो बाह्य है, बाह्य के ये 5 विभाग हैं, जिसमें चाक्षुष, श्रोत, स्पर्श, रसना और घ्राणज। तो चाक्षुष का मतलब क्या है? चाक्षुष से आशय है विजुअल, यानी कि ये नेत्र क्या करते हैं? रंग की पहचान करते हैं। देखिए, ये काला है, ये नीला है, ये लाल है। तो ये चाक्षुष के तहत जो है विजुअल्स आएंगे, रंग आएंगे। और दूसरी बात जो है, इस वाह्य के अंदर चाक्षुष की बात होगी। अब बात आती है स्रोत की। स्रोत मतलब ऑडिटरी, जिसे सुना जा सके, यानी कि ध्वनि, यानी कि आवाज। इसको हम कहेंगे वाह्य के अंतर्गत आने वाला दूसरा ये स्रोत हो गया। यानी वाह्य जो होता है वो किसके द्वारा? इंद्रियों द्वारा साध्य है। ये सारी की सारी इंद्रियां हैं, आंख हो चाहे कान हो, ये इंद्रियां ही हैं। तो और इसके बाद है स्पर्श। स्पर्श या स्पर्शन, इसको आप टेक्चुअल कह सकते हो। इससे हम छू करके पता करते हैं कड़ा है, कोमल है, ठंडा है, गर्म है, इसको छूने से चुभन हो रही है। तो ये सब एहसास किससे होते हैं? स्पर्श से होते हैं। स्पर्श किससे होता है? त्वचा से। इसलिए हम इसको त्वक भी कह सकते हैं और स्पर्शन भी कह सकते हैं। अगली बात है रसना। रसना या रासन का मतलब यही है कि रस या स्वाद। हमारी जीभ जो है वो चीज़ों का रस लेती है और उसके स्वाद को एक्सप्लेन करने में सक्षम है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर आंख हो गई, कान हो गया, त्वचा हो गई और ये जीभ हो गई। अब बात आती है घ्राणज की। घ्राणज का मतलब होता है जो घ्राण शक्ति, मतलब गंध को प्राप्त करने की शक्ति। तो जो गंध को प्राप्त करने की शक्ति वो हमारी नासिका में है। तो ये जो है ये बाह्य इंद्रियों के द्वारा हमें इन चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। अब बात आती है दूसरी, आंतर। आंतर का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने केवल एक ही विभाग किया हुआ है, और वो विभाग क्या है? मानस। यानी कि प्रत्यक्ष जो है उसका एक स्वरूप यह है मानस प्रत्यक्ष। तो अब मानस प्रत्यक्ष से क्या क्या होता है? मानस प्रत्यक्ष से हमें पता चलता है सुख, दुख, ज्ञान, घृणा, द्वेष, इच्छा। ये सब क्या है? ये मन द्वारा स्पष्ट की गई तथ्य हैं। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह की बात हो जाए जिससे कि हमें दुख पहुंच रहा है, तो ये मन जो है इसका एहसास करता है। इस तरह से कोई लाभ प्राप्त हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं, तो सुख की अनुभूति भी मन के द्वारा ही होती है। और मन जो है वो इस तरह का उपकरण है हमारे शरीर का, जो कि इन चीज़ों को, जिसको कि आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हमारे शरीर का, तो इसके माध्यम से सुख, दुख, ज्ञान, घृणा, द्वेष, इच्छा आदि का पता चलता है। तो अब ये आंतर का मतलब क्या हुआ? इससे आंतरिक अर्थात मन द्वारा साध्य इसको माना गया है। और मन का मैंने बता दिया कि मानस प्रत्यक्ष में क्या क्या होता है। मानस प्रत्यक्ष में सुख, दुख, ज्ञान, घृणा, द्वेष और इच्छा को शामिल किया गया है। अच्छा, अब बात आती है इन तीनों की। तो लौकिक प्रत्यक्ष को नव्य न्याय में जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? निर्विकल्प है, सविकल्प है और प्रत्यभिज्ञा है। तो सबसे पहले हम निर्विकल्प को ले रहे हैं। तो निर्विकल्प मतलब जो डिटर्मिनेंट हैं उसमें हमने इन लगा दिया। तो इनडिटर्मिनेंट परसेप्शन, पदार्थ और इंद्रिय के संयोग के तुरंत बाद वस्तु का जो यत्किंचित ज्ञान हमें प्राप्त होता है,
इसमें नाम जात्यादि नहीं आता, यह केवल वस्तु मात्र का ज्ञान है। एक एग्जाम्पल से समझें, यथा अंधकार युक्त कक्ष में एक मेज पर कोई गोल सी वस्तु रखी है, हमें उसकी सत्ता का बोध है कि ये गोल सी वस्तु है, इसका तो बोध है, और ये पता न चले कि वो क्या है, वो संतरा है कि अमरूद है कि सेब है, तो इसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहा जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ये पता चले कि यहाँ पर अभी लाइट चली जाए, आपको लगे छाया से कि हाँ यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, अब आदमी कौन है इसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये निर्विकल्प प्रत्यक्ष हुआ। और अगर तुरंत ही दूसरे क्षण रोशनी आ गई या फिर आपने पहचान लिया कि हाँ ये वो है, तो नाम जब उससे जुड़ गया तो वो हो जाएगा सविकल्प प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए मैंने निर्विकल्प प्रत्यक्ष को पहले बात करी। तो इसको एक बार फिर से समझ लें निर्विकल्प को, कि पदार्थ और इंद्रिय के संयोग के तुरंत बाद वस्तु का जो यत्किंचित ज्ञान हमें प्राप्त होता है, इसमें नाम जात्यादि नहीं आता, यह केवल वस्तु मात्र का ज्ञान है। यथा अंधकार युक्त कक्ष में एक मेज पर कोई गोल सी वस्तु रखी है, हमें उसकी सत्ता का बोध है और ये पता न चले कि वह संतरा है या अमरूद है या सेब है, तो इसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहा जाएगा। अब निर्विकल्प प्रत्यक्ष के बाद हम बात करते हैं सविकल्प प्रत्यक्ष की, डिटरमिनेंट परसेप्शन। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में नाम जात्यादि की योजना कर लेने पर वह सविकल्प प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि जैसे मान लिया आप मुझे न देख पाए, कहे कि एक आदमी खड़ा हुआ है, बाद में आप नाम से कहें कि अरे ये तो वो हैं, ये वो गुरुजी हैं, ये प्राचार्य हैं, तो ये क्या मतलब हुआ, ये आपने जो उसका नाम जात्यादि या गुण उसके साथ जुड़ गए, तब ये सविकल्प प्रत्यक्ष हो गया। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था अंधकार युक्त कक्ष का, जैसे अंधकार युक्त कक्ष में एक मेज पर कोई गोल सी वस्तु रखी है, हमें उसकी सत्ता का बोध है और ये पता न चले कि वो संतरा है, अमरूद है अथवा सेब है, तो इसे हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहेंगे। और अगले ही क्षण यदि हमें यह पता चले कि वह संतरा है, तो यह सविकल्प प्रत्यक्ष कहलाएगा। यानी कि नाम जाति गुणों का आभास निर्विकल्प प्रत्यक्ष को सविकल्प प्रत्यक्ष बना देता है। मैं समझ रहा हूं ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी बात प्रत्यभिज्ञा की, यानी क्रेडेंशियल्स। ये क्या है? प्रत्यभिज्ञा से आशय है कि पहले से देखे हुए को पहचानना। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई वस्तु है जिसको आपने पहले से देख रखा है, या कोई व्यक्ति आया बाहर से एक साल बाद, अरे ये वहां पर मिले थे, वहां पर ये भाषण दे रहे थे, आपने पहचान लिया, तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रत्यभिज्ञा कहा जाएगा। इस प्रत्यक्ष में किसी वस्तु, चेहरे आदि को देखने पर हमें यह लगता है कि इसे पहले भी कहीं देखा है, और जब हम उस आभास के आधार पर कहते हैं इसे मैंने अमुक शहर में उस स्थान पर देखा था, तो इस गुण धर्म को प्रत्यभिज्ञा प्रमाण कहा जाएगा। प्रत्यभिज्ञा प्रमाण में समझना स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा से आशय है कि पहले से देखे हुए को पहचानना। तो ये जो नव्य न्याय पर आधारित है तीनों, इन पर भी विचार हो गया, और लौकिक के हमने संपूर्ण उस पर विचार कर लिया है। अब जो है, अब हम इससे आगे चलते हैं और आते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष पर, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, इसको हमने आगे चल करके बांटा है तीन में: सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। आप ये समझिए कि ये सारा का सारा आपको स्पष्ट हो गया होगा, और ये भी बड़े सरल शब्दों में देने का प्रयास किया है और आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। तो सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज को हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम विचार करते हैं सामान्य लक्षण पर। अनुमान साहचर्य या व्याप्ति के संबंध पर खड़ा होता है, और इस साहचर्य ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के आधार पर होता है। यही प्रत्यक्ष ज्ञान सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लें। जैसे मनुष्य मरणशील है, लेकिन मनुष्य की मरण के साथ व्याप्ति अपने अस्तित्व के लिए उसके प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित होगी। जब हम बार बार देखेंगे ना कि मनुष्य मर रहा है, तब वह मरणशील है, इसकी ये व्याप्ति बनी रहेगी, और इसी वजह से उसकी व्याप्ति पर आधारित जो ज्ञान है वही हमें कहेगा हाँ ये इसका मनुष्य का मरने का जो गुण है वो एक सामान्य लक्षण है। तो इसे ही सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहेंगे। इसको एक बार पुनः समझ लें। अनुमान साहचर्य या व्याप्ति के संबंध पर खड़ा होता है, आप इसे कहते हैं व्याप्ति या साहचर्य के संबंध पर खड़ा होता है। और इस साहचर्य ज्ञान से, यह साहचर्य ज्ञान कैसा होता है? यह हमें प्रत्यक्ष के आधार पर होता है। प्रत्यक्ष प्रमाणों की बात हो रही है ना, इस वजह से यह हमें प्रत्यक्ष पर ही, प्रत्यक्ष ज्ञान से पता चलता है कि यह सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है। यथा मनुष्य मरणशील है,
लेकिन मनुष्य की मरण के साथ व्याप्ति अपने अस्तित्व के लिए उसके प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित होगी। इसे ही सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहेंगे। तो अभी हमने विचार कर लिया सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष पर, और सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष पर हमने अभी बात की। अब हम इसके बाद चलते हैं ज्ञान लक्षण पर। यह जो ज्ञान है ये पूर्वाभास के कारण होता है। एक के ज्ञान के साथ ही जब दूसरा भी अनायास उठ खड़ा हो तो यह ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है। यानी कि एक इंद्रिय नहीं, उसमें कई इंद्रिय लग जाए और मिलकर के कहते हैं कि इस तरह की स्थिति है। पुनः समझें, यह ज्ञान पूर्वाभास के कारण होता है। एक के ज्ञान के साथ ही जब दूसरा भी अनायास उठ खड़ा हो तो यह ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे चंदन देखने के साथ उसकी खुशबू का आभास। वास्तव में बार बार विविध अनुभव का अभ्यास से हमारी इंद्रियां पृथक पृथक प्राप्त ज्ञानों का युगपत ही प्रकट करने लगती हैं। जैसे आप में पानी तो तुरंत आपको तरलता का बोध होगा। तो आप देखिए, आपने उसको अभी स्पष्ट नहीं किया, ये पहले का पूर्वाभास है, पहले देखा है, सुना है, इस वजह से आप कह रहे हो कि पानी तरल, बर्फ ठंडा, अग्नि गर्म, पत्थर ठोस, ये सब जो है ये इस तरह से ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में आएगा। अगली बात हम करते हैं योगज की। ये योगज क्या है? इस योगज का मतलब उस टोटल से नहीं है, प्लस से नहीं है। यहां पर इस प्रकार का ज्ञान योगियों को प्रत्यक्ष योग शक्ति के द्वारा होता है। योगियों को भूत भविष्य व वेद पदार्थों का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो ज्ञान बिना इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से प्राप्त हो। वो ज्ञान कैसा है? वो तो अलौकिक ज्ञान ही है, और इसीलिए हमने इसको अलौकिक की श्रेणी में रखा है। इसीलिए हमने इसको जो है अलौकिक की श्रेणी में रखा है। अच्छा, अब योगियों के बारे में जब बात चली तो बताऊं कि योगी जो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं युक्त योगी और एक दूसरे होते हैं युंजान। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही में वो शक्ति होती है कि सब कुछ बता पाते हैं। उक्त योगियों को अपने योगाभ्यास के बल से देश व काल से व्यवहित पदार्थों के ज्ञानार्जन की सामर्थ्य होती है, जिन्हें सर्वदा सर्व प्रकार ज्ञान उपलब्ध रहता है। जिन्हें हमेशा सारा का सारा ज्ञान उपलब्ध रहे वो कहलाएंगे युक्त योगी, उन्हें युक्त योगी कहते हैं। और जो सोच के विचार के चिंतन करके कहते हैं कि हाँ ये इस तरह का है, उन्हें कहते हैं युंजान योगी। तो इस चीज को एक बार फिर से योगज को समझ लीजिए कि योगज में मैंने कहा कि योगी दो तरह के होते हैं, युक्त योगी और युंजान योगी। तो उक्त योगियों को अपने योगाभ्यास के बल से देश व काल से व्यवहित पदार्थों के ज्ञानार्जन की सामर्थ्य होती है, जिन्हें सर्वदा सर्व प्रकार का ज्ञान उपलब्ध रहता है, वो युक्त योगी कहलाते हैं। और जो योगी इसी ज्ञान को चिंतन करके पता करते हैं उन्हें हम युंजान योगी कहते हैं। तो आप देखिए, इस विवेचन से स्पष्ट है कि प्रमाणों की दुनिया में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है और इसे किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, और इसको हम इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि बोर्ड पर जो हमने वर्गीकरण दर्शाया है, ये वर्गीकरण जो है इस भेद को दिखाने में ज़्यादा सक्षम होगा। तो अगर मान लीजिए आप अपनी कॉपी पर इस तरह का एक वर्गीकरण बना करके उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। हालांकि वहाँ पर जो है मैंने जो educationacharya.com पर दिया है वहाँ सीधा सीधा लिख दिया है, वहाँ इस तरह का चार्ट नहीं बनाया है। ये मैंने विचार किया कि इस तरह से चार्ट से समझाना आसान होगा, इसलिए इसको यहाँ पर इस तरह से दे दिया है। आशा है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।